नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूब्रिक के बुक समरी और रिव्यू सेशन में। आज हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके लेखक मिस्टर मॉर्गन हाउसल हैं। आज हम जानेंगे पैसों के मनोविज्ञान के बारे में कि किस तरह हम अपनी आदतों से अमीर या गरीब बनते हैं। हम जानेंगे पैसों को अपनी ओर आकर्षित करने का तरीका और उससे जुड़ी सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। हमें यकीन है कि आज के इस सेशन के बाद आपका पैसों से जुड़ा परसेप्शन हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक रूब्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। यकीन मानिए, आपको इस सब्सक्रिप्शन का अफसोस हम कभी नहीं होने देंगे। तो अब आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए ताकि उसे थोड़ा आराम मिले, और दिमाग को खोल लीजिए ताकि उसे सकारात्मक बदलाव मिले। मनी यानी कि पैसा, यह एक ऐसा शब्द है जिसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। यह हमें हर जगह देखने को मिलता है, जो हमारी लाइफ को अफेक्ट भी करता है और हमें कंफ्यूज भी। हर इंसान का पैसों को लेकर अलग अलग परसेप्शन होता है, जिसके अकॉर्डिंग ही वो बिहेव करता है। इसलिए तो किसी के लिए महीने का 10,000 भी काफी होता है और किसी को एक दिन के लिए भी 10,000 कम पड़ते हैं। फाइनेंस को बाकी सब्जेक्ट्स की तरह रूल्स और फॉर्मूला के हिसाब से समझकर आप कभी भी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं बन सकते हैं। उसके लिए आपको अपने अंदर उस एटीट्यूड और बिहेवियर को डेवलप करना होगा जो पैसे को कमाने और उसे बचाने में आपकी मदद करते हैं। यानी आप पैसे को तभी कमा और बचा पाएंगे जब आप अपने अंदर के बिहेवियर को बदलेंगे, जब आप अपने अंदर ये साइकोलॉजी डेवलप करेंगे कि आपको वाकई में पैसों को अपनी ओर आकर्षित करना है और फाइनेंशियली फ्री होना है। चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी। किसी इंसान का परसेप्शन यानी कि नजरिया उनके अनुभव से बनता है, और अपने अनुभव से ही हम सबसे ज्यादा सीखते भी हैं। जैसे कोई व्यक्ति जिसका स्टॉक मार्केट में नुकसान हुआ है, वो अगली बार अपने अनुभव की मदद से खुद का नुकसान नहीं होने देगा। जीवन के सबक को समझने से पहले आपको उन्हें एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। सफल लोग अपना इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने पूरे जीवन के अनुभव के हिसाब से करते हैं। जैसे अगर वो बचपन में स्टॉक मार्केट को ग्रो करते हुए देखे होंगे तो यकीनन वो स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करेंगे। हम सबके अंदर रिस्क लेने की शक्ति है, जो हमें हमारे एजुकेशन या इंटेलिजेंस की वजह से नहीं, बल्कि हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से मिलती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए जब आप छोटे थे तब आपके पिताजी ने किसी को उधार पैसे दिए हों जो उन्हें कभी वापस ही नहीं मिला, तो आपका अनुभव यही कहेगा कि कभी किसी को उधार नहीं देना चाहिए। यानी कि यह तो साफ है कि सफल लोग अपना फाइनेंशियल डिसीजंस अपने नॉलेज के बेस पर कम और अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पर ज्यादा लेते हैं। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क। कोई भी चीज इतनी अच्छी या बुरी नहीं होती जितनी हमें दिखती है। लक और रिस्क दोनों ही एक जैसे होते हैं और हमें दोनों पर ही यकीन करना चाहिए, क्योंकि यह दोनों ही हमारे जीवन के अहम हिस्सा होते हैं। कभी हमारा लक हमारे साथ रहता है तो कभी हमें रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन हमारे लिए दोनों को ही मापना और स्वीकारना थोड़ा मुश्किल होता है। आप किसी को भी देखकर उनके लक या रिस्क का परसेप्शन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आप यह अंदाजा लगा ही नहीं सकते हैं कि उन्होंने अपनी संपत्ति कड़ी मेहनत करके और रिस्क लेकर बनाई है या फिर बाई लक। इसके अलावा किसी सक्सेसफुल स्पेसिफिक पर्सन के बारे में पढ़कर या जानकर हम यह सोचते हैं कि हम भी उसी की तरह काम करके सफल हो सकते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता रहता कि उनकी सफलता में उनका लक कितना साथ दिया है और उन्होंने रिस्क कितना लिया है। अपने फेलियर्स से निपटने की हर किसी के लिए एक कॉमन ट्रिक यह है कि अपने फाइनेंशियल लाइफ को इस तरह से व्यवस्थित कीजिए कि आपका कोई भी एक बुरा निवेश या मिस्ड फाइनेंशियल गोल आपको खत्म न कर दे और आप तब तक खेलना जारी रख सकें जब तक कि परिस्थितियां आपके पक्ष में ना आ जाएं। चैप्टर 3, नेवर इनफ। पैसा आने के साथ साथ उसे और ज्यादा कमाने की लालच भी आती है, जिसकी वजह से हम बड़ा रिस्क लेते हैं, वो भी बिना जाने कि हमें इनफ या अब बस कहां बोलना है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सफल लोग अपनी मेहनत और समझदारी से खुद को ज्यादा पैसा कमाने से रोकते भी हैं, और इसी वजह से उनके तरफ और ज्यादा पैसे आकर्षित होते हैं। वहीं कुछ लोग ज्यादा कमाने के लालच में गलत काम करके खुद को ही बर्बाद कर लेते हैं। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए आपको यह 4 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, पर्याप्त पैसा आने के बाद आपको ज्यादा का लालच किए बिना अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए एम्बिशन से ज्यादा सेटिस्फैक्शन पर फोकस करना चाहिए। दूसरा, अपने वेल्थ का कंपैरिजन कभी भी किसी से नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ मानसिक कष्ट होता है। तीसरा, इनफ के थ्रू हमेशा यह रियलाइज करते रहिए कि ज्यादा कमाने की लालच से सिर्फ आपको पछतावा ही होगा। और चौथा, पैसे से कोई अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। अगर अटैचमेंट रखना ही है तो फैमिली, सोसाइटी, अपनी रिस्पेक्ट और फ्रीडम से रखिए, क्योंकि यह अमूल्य है। चैप्टर 4, कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग। पैसा उन्हीं लोगों की तरफ आकर्षित होता है जो लगातार कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते हैं। छोटी छोटी चीजों को करके बड़ी चीजों को हासिल करने को ही कंपाउंडिंग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपको अपना वजन कम करना है तो वो आप एक दिन में तो नहीं कर सकते, उसके लिए आपको रोजाना एक्सरसाइज करना होगा। ज्यादातर लोग किसी काम की शुरुआत तो बड़े जोश खरोश के साथ करते हैं, लेकिन तुरंत मनचाहा रिजल्ट ना मिलने पर हिम्मत हारने लगते हैं। जैसे हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और तुरंत न प्रॉफिट होने पर शेयर्स को कम दाम में ही बेच देते हैं। कंपाउंडिंग करने के लिए संयम का होना बहुत जरूरी है, तभी हम फायदे का लुत्फ उठा सकते हैं। आप ये सोचिए, 10 + 10 + 10 = 30 होता है, लेकिन 10 × 10 × 10 = 1000 होता है। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि ऐड करने से ज्यादा फायदा मल्टीप्लाई करने में है।
और यह मल्टीप्लिकेशन ही कंपाउंडिंग है। इसका मतलब यही हुआ कि आपको अपने पैसों को जोड़ना नहीं बल्कि उसे मल्टीप्लाई करना है। आपको पैसे से पैसा बनाना है। अब फैसला आपका है कि आपको पैसा बिजनेस करके बनाना है या फिर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्दी और स्टेइंग वेल्दी। आज के इस डिजिटल एरा में पैसा कमाना सबसे आसान है। आप सोशल मीडिया, शॉपिंग ऐप या फिर ट्रेडिंग ऐप के जरिए आसानी से पैसे कमा सकते हैं, लेकिन जितना कमाना आसान है उतना ही बचाना मुश्किल भी है। वेल्दी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वेल्दी बने रहना बड़ी बात है। पैसे कमाने के लिए आपके अंदर यह 3 क्वालिटी जरूर होनी चाहिए। पहला, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, दूसरा, ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग और तीसरा, हार्ड वर्किंग एटीट्यूड। लेकिन उन्हीं पैसों को बचाने के लिए आपको 2 बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। पहली यह कि रिस्क कब नहीं लेना है और दूसरी यह कि कब अपने पैसों को बचाने के लिए डरना है। वेल्दी लोग इसी माइंडसेट के साथ सिंपल लाइफ जीते हैं और अपने पैसों को सोच समझकर खर्च करते हैं। वेल्दी बने रहने के लिए हमें अपने अंदर सर्वाइवल माइंडसेट विकसित करना चाहिए, जो आप इन 3 तरीकों से कर सकते हैं। पहला, आपको आर्थिक रूप से अटूट बनना होगा, तभी आपको बड़ा रिटर्न मिलेगा और आप लॉन्ग टर्म के लिए सरवाइव कर पाएंगे। दूसरा, आपको अपना हर डिसीजन एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ लेना होगा और तीसरा, आपको हमेशा ऑप्टिमिस्टिक बने रहना होगा। चैप्टर 6, टेल्स यू विन। किसी सफल व्यक्ति को देखकर हम सिर्फ उनके सफलता के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन यह कभी नहीं सोचते कि वहां तक पहुंचने में वो कितनी बार असफल हुए होंगे। हमेशा याद रखिए कि आप किसी भी महान लक्ष्य को हासिल करने में कभी सफल होंगे और कभी असफल, लेकिन आपको बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहना है। और ऐसा आप टेल इवेंट्स यानी कि इन रिजल्ट्स के बारे में सोचकर कर सकते हैं, क्योंकि हर सफल इंसान, हर सफल आविष्कार और हर सफल चीज इसी टेल्स इवेंट यानी कि इन रिजल्ट्स पर फोकस करने का ही नतीजा है। जब हम अपना ध्यान पूरे तरीके से टेल इवेंट्स पर केंद्रित करते हैं तो लाख परेशानियों के बावजूद हमें हमारा मनचाहा रिजल्ट मिल ही जाता है। यह बहुत शक्तिशाली सूत्र है और जिन्होंने इसे समझ लिया वो ही आज सफल भी हैं। हर सफल व्यक्ति एंड रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं और उनकी ऐसी सोच उन्हें कई असफलता के बावजूद हताश नहीं होने देती है। वो अपनी हर असफलता, हर गलत निर्णय, हर नुकसान को अपनी सफलता का ही एक हिस्सा मानकर बिना किसी मेंटल प्रेशर के अपने लक्ष्य की ओर ध्यान मग्न होकर बढ़ते रहते हैं। चैप्टर 7, फ्रीडम। फ्रीडम यानी कि आजादी, जिसका मतलब यही होता है कि आप कोई भी काम बिना किसी रोक टोक के अपने मन मुताबिक कर सकें। और जब आप संपन्न होते हैं तो आपको अपने पैसों के साथ कुछ भी करने की आजादी मिलती है। लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अपनी खुशी के लिए चाहते हैं, लेकिन इस खुशी की डिफिनेशन सबके लिए अलग अलग होती है। तभी तो किसी को गगनचुंबी इमारत देखकर खुशी मिलती है तो किसी को खेत खलिहान। लेकिन अगर हम खुशी के कॉमन डिनोमिनेटर की बात करें तो वो हर किसी को तभी मिलती है जब उनकी लाइफ उनके कंट्रोल में होती है, जिसके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत जरूरी है और जो हम मनपसंद काम करके आसानी से हासिल भी कर सकते हैं। हर इंसान ये चाहता है कि हर कोई उसे पसंद करे, उसका सम्मान करे, जिसके लिए वो महंगे सामान को खरीदकर सामने वाले को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, जबकि सामने वाला उन्हें देखकर इम्प्रेस कम और जलता ज्यादा है। अगर किसी को इम्प्रेस करना ही है तो पैसों को बर्बाद करने के बजाय उन्हें अपनी मानवता, दया और सहानुभूति से इम्प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसा इंप्रेशन लंबे समय तक टिकता है और फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हैं या फिर गरीब। चैप्टर 8, वेल्थ इज दी व्हाट यू डोंट सी। आप पैसों को अपनी आंखों से देख सकते हैं लेकिन वेल्थ को नहीं। वेल्दी होना एक स्टेट ऑफ लिविंग है। आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो महंगी कार चलाने के बावजूद अमीर नहीं होते। वहीं पर ऐसे भी लोग दिखेंगे जिनके पास नॉर्मल कार होने के बावजूद वो बहुत अमीर होते हैं। एक महंगी कार खरीदना आपके वेल्थ को कम करती है, क्योंकि वो एसेट नहीं, लायबिलिटी है। उदाहरण के तौर पर जब कोई व्यक्ति 1 करोड़ की कार लेता है तो उसके वेल्थ में से 1 करोड़ कम हो जाता है। इसीलिए वेल्दी लोग दिखावा करना अवॉइड करते हैं। अक्सर हम सामने वाले के पहनावे और सामान को देखकर उसके अमीर या गरीब होने का परसेप्शन बनाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। हो सकता है सूट बूट पहने आदमी के ऊपर करोड़ों का कर्जा हो और वहीं पुराने धोती कुर्ता पहने आदमी के पास करोड़ों की संपत्ति। आज मॉडर्न कैपिटलिज्म की मदद से ज्यादातर लोग आसानी से लोन लेकर अमीर दिखने का प्रयास करते हैं, जबकि वास्तव में वो होते नहीं हैं। आपको असली संतुष्टि और शांति तभी मिलेगी जब आपके बैंक अकाउंट में ढेर सारे पैसे होंगे, जब आपके पास ढेर सारी संपत्ति होगी, ना कि महंगे सामानों से। और ऐसा आप किसी एक वेल्दी आदमी को अपना रोल मॉडल बनाकर आसानी से सीख सकते हैं। चैप्टर 9, सेव मनी। बचत एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द है और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि संपत्ति बनाने के लिए आपकी इनकम या इन्वेस्टमेंट रिटर्न से ज्यादा आपकी बचत काम आती है। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके वेल्थ की वैल्यू सीधे तौर पर आपके जरूरतों पर ही निर्भर करती है कि आप क्या खरीदते हैं, अपनी जरूरत का सामान या फिर दिखावे का सामान। आज के इस दौर में हमारे इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता से भी ज्यादा हमारी फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन जरूरी है, क्योंकि इसी की मदद से हमें अपने करियर और इन्वेस्टमेंट दोनों में अच्छे अवसरों की प्रतीक्षा करने का संयम मिलता है। इसी की मदद से हमें कोई नई स्किल सीखने में सक्षम होने का बेहतर मौका मिलता है। इसी की मदद से हमें अपनी गति, अपना जुनून
और अपनी सही स्थिति ढूंढने की अधिक छूट मिलती है और हम एक नई दिनचर्या, एक नई गति पा सकते हैं और जीवन के बारे में अलग अलग धारणाओं के साथ भी सोच सकते हैं। इसके अलावा अपनी बचत बढ़ाने के लिए हमें अपने आय को बढ़ाने से ज्यादा अपने अंदर विनम्रता को बढ़ाने की और अहंकार को कम करने की जरूरत है। चैप्टर 10 नथिंग्स फ्री। अक्सर हम टीवी पर एक के साथ एक फ्री का एड देखकर उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। आपको हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। अब या तो आप उसे पहले चुकाएं या फिर बाद में। और किसी सामान की असल कीमत हमें तभी पता चलती है जब हम खुद उसे एक्सपीरियंस करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मूवी का टिकट। अब मूवी अच्छी है या बुरी, यह तो आप उसे देखने के बाद ही पता लगा सकते हैं। जैसे किसी सामान को खरीदने के लिए आपको उसकी कीमत का पता होना जरूरी है, ठीक उसी तरह सफल होने के लिए भी हमें उस सफलता की कीमत का भी पता होना चाहिए, जो हमें पैसों के रूप में नहीं बल्कि अस्थिरता, संदेह, अनिश्चितता और अफसोस के रूप में चुकाना होता है। ज्यादातर लोगों को दूसरों का काम, दूसरों की लाइफ, दूसरों का सामान ज्यादा अच्छा लगता है, जबकि उन्हें यह पता ही नहीं होता कि सामने वाला अपने जीवन में क्या संघर्ष कर रहा है। क्योंकि हमें हमारे संघर्ष के अलावा हर किसी का संघर्ष अदृश्य लगता है और यह वही संघर्ष होते हैं जिनका हर रोज हम सामना करके सफल और समृद्ध होने के लिए पे करते हैं। चैप्टर 11 रीजनेबल, रैशनल, सरप्राइज। इंसान की सोच रीजनेबल भी होती है और रैशनल भी। हमें फाइनेंशियल डिसीजन लेते वक्त रैशनल नहीं बल्कि रीजनेबल होकर सोचना चाहिए। रीजनेबल और रैशनल को डीपली समझना बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर जब हमें फीवर होता है तो हम रैशनल होकर सोचते हैं कि हमें जल्दी से डॉक्टर से मेडिसिन लेकर ठीक होना है, क्योंकि उस वक्त हम बहुत ज्यादा पेन में होते हैं। जबकि रीजनेबली देखा जाए तो फीवर से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। ठीक इसी तरह फाइनेंशियल डिसीजन लेते वक्त भी हम रीजनेबल नहीं रैशनल होकर सोचते हैं, क्योंकि हमें हमारे पैसे डूबने और भारी नुकसान होने का डर लग रहा होता है। हमेशा ध्यान रखिए कि फाइनेंशियल प्लानिंग बनाते वक्त उसे बनाने का आपके पास उचित कारण होना चाहिए, ना कि पूरी दुनिया बना रही है तो आप भी बना रहे हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको हिस्टोरिकली ट्रेंड्स को देखकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी और मार्केट हर पल बदल रहा होता है। ऐसे में आप मार्केट के स्पेसिफिक और करंट ट्रेंड्स, ट्रेड्स, सेक्टर्स को देखकर ही इन्वेस्ट कीजिए, ना कि हिस्ट्री को। चैप्टर 12 रूम फॉर एरर्स। कल सुबह हम उठ पाएंगे या नहीं, इसकी गारंटी न होने के बावजूद हम आने वाले कई सालों की प्लानिंग कर लेते हैं। हमारी लाइफ पूरे तरीके से अनप्रिडिक्टेबल है। फाइनेंशियल मैटर में भी हमें नहीं पता होता कि हमारा कौन सा डिसीजन बेस्ट होगा और कौन सा वर्स्ट। सफल होने की गारंटी न होने के बावजूद किसी काम को करने की प्रेरणा हमें रूम फॉर एरर्स से मिलती है। यह एक फोरकास्टिंग की तरह होता है, जिसे हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जैसे आने वाले 10 सालों में किसी स्टॉक की वैल्यू क्या होगी या रिटायरमेंट में आपको कितने पैसे मिलेंगे, इसका अंदाजा हम सिर्फ रूम फॉर एरर्स के मदद से ही लगा सकते हैं। यह एक साइंस है जो रिस्क लेने की स्थिति में हमारी मदद यह जानने में करता है कि जो रिस्क हम लेने जा रहे हैं वो वर्थ टेकिंग है या नहीं। इसके अलावा हमें अपने फाइनेंस की बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वक्त के साथ इकोनॉमी बदलती रहती है और हमारी चाहत और जरूरत भी। देखा जाए तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स बनाना जरूरी है, लेकिन उसके साथ ही उसका समय समय पर रिव्यू और मार्केट के हिसाब से उसे मॉडिफाई करते रहना भी उतना ही जरूरी है। चैप्टर 13 यू एंड मी एंड द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। इन्वेस्टमेंट कभी भी किसी के इन्फ्लुएंस में आकर नहीं बल्कि अपने रिसर्च और नॉलेज के आधार पर करना चाहिए। हम सबके अंदर दो फीलिंग्स होती है, पहली ऑप्टिमिज्म और दूसरी पेसिमिज्म। हमारे साथ घटी नकारात्मक घटना हमें सकारात्मकता की ओर ढकेलकर हमारा विकास करती है, ठीक वैसे जैसे जापान का वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ। देखा जाए तो पेसिमिज्म ऑप्टिमिज्म से भी ज्यादा स्मार्टर और रीजनेबल भी है। जैसे हमारा किसी से यह बोलना कि सब अच्छा होगा शायद उनका ध्यान हमारी ओर आकर्षित ना करे, लेकिन वहीं जब हम उन्हें यह बोलते हैं कि वो खतरे में है तो उनका पूरा ध्यान हमारी तरफ हो जाता है। और यही ह्यूमन टेंडेंसी है। जब हम किसी से यह बोलते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाएगा तो हमारी ऐसी बात उसके लिए फ्यूल का काम करती है और वो कुछ बड़ा कर जाता है। ठीक ऐसे ही हमें पैसों के मामले में भी पेसिमिस्टिक होकर सोचना चाहिए। जैसे किसी को उधार दिए और भूल गए, तो जब वो पैसा हमें वापस मिलता है तो बहुत खुशी होती है, और अगर नहीं मिलता है तो कोई गम नहीं। ऐसे ही हमें इन्वेस्टमेंट में भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, और जब थोड़ा भी रिटर्न आता है तो हमें खुशी मिलती है, और अगर नुकसान होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चैप्टर 14 व्हेन यू विल बिलीव इन एनीथिंग। जब हम इकोनॉमी, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ की बात करते हैं तो हम सिर्फ टेंजिबल चीजों की बात करते हैं, यानी उन चीजों की जिनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे बड़ी कार, बड़ी बिल्डिंग। और इसी बेसिस पर हमें यह बताया जाता है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जबकि रियलिटी कुछ और ही होती है। अपने पैसों को मैनेज करने में आपको दो बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहली यह कि किसी की बातों को सुनकर और अपनी मौजूदा परिस्थिति को देखकर उसे सच मत मानिए। हो सकता है जो आप सुन रहे हैं वो मनगढ़ंत हो। ध्यान रखिए वो कहानी किसी और की है, लेकिन पैसा आपका है, तो उसे पूरे रिसर्च और सही नॉलेज के साथ इन्वेस्ट कीजिए ताकि बाद में आपको पछतावा ना हो।
दूसरी यह कि अक्सर हमें किसी कहानी का जब इनकम्प्लीट व्यू मिलता है तो हम खुद से ही उस कहानी को पूरा करने में लग जाते हैं, जिससे छोटी और अधूरी बातों का भी राई का पहाड़ बन जाता है। ध्यान रखिए, बात जब पैसों की हो तो हमें सबकी बात नहीं माननी चाहिए, बल्कि खुद वास्तविकता पता लगानी चाहिए, क्योंकि जब तक आप सच्चाई को नहीं जानेंगे आपको इस मार्केट में कोई भी आसानी से बेवकूफ बना सकता है। चैप्टर 15 कन्फेशन। आपको अपने पैसों के साथ क्या करना है यह आपसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता, क्योंकि आप अपने पैसों के खुद मालिक हैं। अब फैसला आपका है कि आपको इन्हें बचाना है या खर्च करना है। पैसे के साथ साथ आपका स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है, इसलिए हमेशा संतुष्ट और खुश रहिए। असफल होने की स्थिति में एक बात हमेशा याद रखिए कि आप हर बार तो जीत नहीं सकते हैं, कभी कभी आपको हारना भी पड़ता है। और हमेशा याद रखिए कि जब आज आप पैसों को बचाएंगे तो कल यही पैसा आपको भी बचाएगा, क्योंकि इस अनप्रेडिक्टेबल जीवन में कभी भी कोई इमरजेंसी आ सकती है जहां पर आपकी बचत बहुत काम आएगी। लोगों को अपने मुंह से नहीं बल्कि अपने एक्शन से बताइए कि आप क्या हैं और आपकी असल वैल्यू क्या है, क्योंकि लोग सुनने से ज्यादा देखना पसंद करते हैं। इसके अलावा अपने हर इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स के बारे में घर के किसी एक सदस्य को जरूर बताइए, क्योंकि अगेन लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। भगवान न करे अगर आपको कुछ हो गया तो कम से कम आपके घर वाले तो उन पैसों का सुख उठा पाएंगे। सेविंग्स करने का सबसे आसान तरीका है उसे टारगेट बेसिस कीजिए, इससे आप हमेशा मोटिवेटेड फील करेंगे। अपने फाइनेंशियल फ्रीडम पर वर्क कीजिए और अपने फाइनेंशियल गोल की तरफ धीरे धीरे बढ़ते रहिए। और यह सब हम तभी कर सकते हैं जब हम साइकोलॉजी ऑफ मनी को सही से समझकर अपने दिमाग में पूरी तरह से बसा लेंगे। तो दोस्तों, हमारी समरी यहाँ खत्म होती है। अब बढ़ते हैं रिव्यू की तरफ। बात करें बुक के कवर की तो यह साधारण ही है, लेकिन यह किताब वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण है। यह एक फाइनेंशियल गाइड है जो आपकी मदद अपने पैसों को संभालने और अपनी संपत्ति को बढ़ाने में करती है। आप इसे 6 से 7 दिन में पढ़कर समझ सकते हैं। आप यह किताब फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से खरीद सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही हेल्पिंग वीडियो के लिए रूब्रिक को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि और क्या आप हमसे सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।